नमस्कार, आइंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। दमोह में किसका दम? मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई है और कल जब हम इस समय बात कर रहे होंगे तो परिणाम हमारे सामने होंगे कि आखिर दमोह के दंगल में किसका दम दिखा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। दोनों दलों ने जीत के लिए अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन मतगणना के बीच जो समय निकलेगा वो नींद उड़ाने वाला होगा। बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कमलनाथ जी ने अपने तरह से एक रणनीति के तहत काम किया और यह दिखाने का प्रयास किया कि स्थानीय लोगों के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस तरह चुनाव लड़ते हैं, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती है, वो दिखाई दिया है। इस बार वोट का प्रतिशत भी यदि हम 2018 के चुनाव को देखें तो कम रहा है। अब कम प्रतिशत किसकी धड़कनें बढ़ा रहा होगा या दोनों की धड़कनें बढ़ा रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आज दिन गुजरेगा, रात होगी और जब सुबह इस समय हम और आप चर्चा कर रहे होंगे तो सामने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे होंगे कि कौन आगे कौन पीछे। कोरोना के बीच में दमोह का दंगल हुआ है और दमोह के दंगल में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान साहब हो, मुख्यमंत्री लगातार पहुंचे, कई तरह की सौगातें दी। बीडी शर्मा वहीं डेरा डाले रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कमलनाथ दिखाई देते रहे। दिग्विजय सिंह गए थे बीच में 2 दिन के लिए, लेकिन वापस लौट आए। अब यह भी साफ है कि जैसे ही परिणाम आएंगे, प्रदेश की सियासत, सियासी समीकरण सब बदले बदले से नजर आएंगे। कहीं कुछ कहा जाएगा, कहीं कुछ कहा जाएगा, क्योंकि निगाहें दोनों की है। गलती से यदि ये भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव विजयी नहीं हो पाती है तो फिर कांग्रेस को एक मौका मिल जाएगा, और यदि कांग्रेस हार गई तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि आप कुछ भी कहते रहिए, जनता के दिलों पर बीजेपी राज करती है। तो चलिए, यही हमारा मुद्दा है आज। दमोह में किसका दम दिखने वाला? दमोह में किसका दम? मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही 3 अलग अलग मेहमान होंगे। उमेश शर्मा जी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही रहेंगे संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, और फिरोज सिद्दीकी रहेंगे कांग्रेस के। और ये वो तस्वीरें हैं उस दौर की जब खूब सभाएं चल रही थी। बीडी शर्मा भी पहुंच रहे थे, कमलनाथ भी पहुंच रहे थे। भगवान की दरबार में खूब दस्तक भी दी है। आप देखिए, तमाम नेताओं ने मत्था टेका कि प्रभु नैया पार लगा दो। आप देखिए, मुख्यमंत्री भी हैं, बीडी शर्मा जी है, और बीजेपी के प्रत्याशी राहुल भी रहे हैं, और अजय टंडन भी कोरोना के बीच में फिर आ गए तो मैदान में कई तरह के सवाल खड़े हुए। चलिए हम बात करते हैं संदीप मिश्रा से। संदीप मिश्रा, समय बहुत कम है, कुछ घंटे बचे। हो सकता है कि इस समय आप और हम जब सब चर्चा कर रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे कि आखिर कौन आगे कौन पीछे। तो आज रात भर नींद उड़ने वाली है। तो चलिए, संदीप मिश्रा जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे संदीप मिश्रा से। और लगातार इस खबर पर आज दिन भर चर्चा होती रहेगी। बात यही नहीं है, मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों में। चलिए संदीप मिश्रा से बात कर लेते हैं। संदीप, मेरा सवाल यही था कि आज दिन भर और रात भर पूरी धड़कनें उड़ने वाली है, नींद उड़ने वाली है और इंतजार है। हो सकता है कि इस समय आप और हम बात कर रहे होंगे तो कहीं कुछ रास्ता दिखाई दे रहा होगा, कौन आगे कौन पीछे। क्या कहना है बीजेपी कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए, धड़कनें तो तेज हैं, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि कल परिणाम आने हैं और उसके पहले जो बेसब्री होती है, जो बेचैनी होती है, वो सिर्फ है, जैसे कहते हैं कि जब आदमी परीक्षा देता है उसके बाद जो नतीजे आते हैं तो वो बेसब्री, वो बेचैनी कुछ अलग ही होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दमोह उपचुनाव का परिणाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की पूरी सियासत के लिए, भाजपा के लिए, कांग्रेस के, दोनों के लिए। अगर हम बात करें तो क्योंकि इसके परिणाम से न सिर्फ नगरीय निकाय बल्कि 2023 विधानसभा चुनाव के आधारशिला भी रखी जाएगी। इस जीत के आधार पर ही भाजपा और कांग्रेस आगे चल करके जनता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले अगर हम पूर्व की बात करें कि 2018 में जो वोटिंग हुई थी, करीब 72% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है 2021 में जो उपचुनाव में हुई तो करीब 59% % हुई है, यानी कि 60% तक भी नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण कहीं ना कहीं सियासत का दौर
लगातार चलता रहा है। यहाँ लंबे समय तक यहाँ से जयंत मलैया जी का वर्चस्व रहा, लगातार उन्होंने जीत दर्ज की है, बड़े अंतरों से जीत दर्ज की। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदला और राहुल लोधी यहां मैं ठीक करूंगा संदीप कि कभी भी वहां पर जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा है, और इसीलिए तो ये सीट बड़ी दिलचस्प है। जयंत मलैया भी चुनाव जीतते रहे, एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनाव में जीत का अंतर 5000 के आसपास रहा, और यहां इसलिए धड़कनें हमेशा आगे पीछे होती रहती। इस बार जयंत मलैया नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, यूं कहा जा रहा है, लेकिन हमेशा वो दिखाई देते रहे। कई दफा मैंने उनसे बात भी की है, मंच पर भी बात की है, रैली में भी बात की है, लेकिन दिल से थे कि नहीं, पर बीजेपी ये मानकर चल रही कि हमारे साथ थे। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि 2018 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला, एक नए उम्मीदवार पर दांव लगाया, राहुल लोधी पर, तो एक बार फिर से कांग्रेस को वहां पर जीत मिली। आखिरकार वो जीत हालांकि ज्यादा दिन तक कांग्रेस के पास नहीं रही और कांग्रेस के उम्मीदवार ही ने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर दिलचस्प माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से भी अजय टंडन उम्मीदवार हैं और राहुल लोधी, दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं। हालांकि 2 बार हार चुके हैं कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जयंत मलैया से उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन इस बार के आंकड़े कुछ अलग कहते हैं, क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से वोटिंग का परसेंट गिरा है, वो कहीं ना कहीं समझ से परे हो रहा है। चलिए हम समझ लेते हैं। संदीप, धन्यवाद आपका। मेहमान जुड़ गए मेरे साथ, उमेश शर्मा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता कांग्रेस के, माफ करिएगा, और उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उमेश जी को मैं कैसे कांग्रेस का कह सकता हूं, संभव ही नहीं, लेकिन किल गया, माफ करिएगा। संदीप पौराणिक है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। समय कम है, इस समय आप और हम जब चर्चा कर रहे होंगे तो परिणाम टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे होंगे। क्या लगता है, स्वाभाविक है, लगेगा तो यही कि आप जीत रहे चुनाव, लेकिन धड़कनें तेज होंगी क्योंकि वोटा परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा वहां पर। नहीं मनोज जी, धड़कने तो बिल्कुल भी तेज इसलिए नहीं है कि ये चुनाव परिणाम कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भविष्य पे कोई बहुत ज्यादा अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला परिणाम नहीं है। पर कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसकी ये मनोभावना होती है कि जनता का विश्वास उसके प्रति बना रहे, और हम भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जनादेश जो है, दमोह की जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और हम आश्वस्त भी हैं कि ये आशीर्वाद जो है कल वो परिणाम के रूप में प्रकट होगा, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के मस्तक पर जनता के विश्वास का त्रिपुंड निश्चित रूप से लगेगा, अंकित होगा। इस बात को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुख्यमंत्री जी के नायकत्व में चुनाव लड़ा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है उसके प्रति मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है, और इस विश्वास पर पूर्ण मोहर कल मुझे लग रहा है कि प्रामाणिक रूप से लगेगी, और दमोह में भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त है। जी जी, फिरोज सिद्दीकी जी। सैनी जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन ये तो सत्य है कि वहां का जो जमीनी कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, वो नदारत था, और वीडी शर्मा जी को स्वयं कमाल संभालनी पड़ी। आखिरी दिन आपको पता ही है कि एक सरकारी गाड़ी मंत्री की पकड़ाई हो, जिसमें कितने नोट थे और क्या था, और प्रशासन किस तरीके से उस गाड़ी को बचा रहा था, और प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। अब जनता के जो जनादेश था है वो तो कांग्रेस के साथ है। अजय टंडन जी चुनाव जीत रहे हैं, ये हमको पता है, और भारतीय जनता पार्टी की हार उसी दिन दिख गई थी जो गाड़ी पकड़ाई और जिस तरीके से चुनाव में जो हुआ है। तो अब प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके ये चुनाव लड़ रहे थे। ये लेवल ग्राउंड फील्ड नहीं थी कांग्रेस के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस वहां चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि जो इनके जमीन के नेता थे जयंत मलैया जी, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, और जब वो चुनाव लड़ते थे तब भी कांग्रेस जो थी 1000, 2000, 3000 के बीच में हमारी हार जीत होती थी। जब हम जीते तब भी हम 1000 के अंदर में जीते, और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी जीतती थी। इसलिए ये चुनाव में क्या रंग लाएगा, वो अभी इस बार पोलिंग कम हुई है, और जो कांग्रेस को काफी सफलता मिली है उन क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त रहती थी, इस बार हमको उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो अजय टंडन जी के लिए एक इजी विन होगी। लेकिन जो भी है, हार जीत 5000 के अंदर होना चाहिए,
हो रही है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का अनुमान है। जो भी हो, लेकिन चलिए, वो तो दमोह का चुनाव भी ऐसा रहा जैसा आपने भी कहा, और बिल्कुल सच है कि वहां 5,000 के भीतर ही सब कुछ होता रहा है, एक आध चुनाव को छोड़ दिया जाए तो। संदीप पौराणिक जी, भले उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे खोने के लिए कुछ नहीं है, ये बात सच है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। एक सीट यदि जीतती है तो आगे नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, अभी तो खैर कोरोना का दौर चल रहा है। दूसरा, कोरोना को लेकर जो तमाम तरह के सवाल सरकार पर खड़े हुए हैं, उस पर भी विराम लगेगा यदि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट जाती है तो। देखिए मनोज जी, दमोह का चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन हमें इस दमोह के चुनाव को थोड़ा सा दूसरे तरह से समझना होगा जी। चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो ऐसे लगता था कि कांग्रेस को एज है, दिख भी रहा था। शहरी मतदाता से अगर आप मिलते थे तो राहुल लोधी के खिलाफ असंतोष था उसमें, बिल्कुल, और ये असंतोष अंत तक रहा। एक चीज। दूसरी चीज, शहरी जो मतदाता है वो माना जाता है कि बीजेपी का वोटर है। तो एक बड़ा पक्ष ये था कि जो बीजेपी का शहरी वोटर है वही नाराज है। लेकिन चुनाव ज्यों ज्यों बढ़ा, उसके बाद बीजेपी ने अपनी एक रणनीति को अप्लाई किया उस इलाके में। मैं करीब 5 से 7 दिन उस इलाके, अलग अलग इलाके में घूमा, तो मेरा जो अनुभव है, बीजेपी ने पहली बार शहरी इलाके की तुलना में ग्रामीण इलाके पे सारा जोर लगाया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो संगठन ने इस चुनाव की कमान पूरी तरह संभाल ली थी। वीडी शर्मा करीब करीब मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन वहां रहे, बिल्कुल रहे। संभवतः ये पहला ऐसा मौका होगा कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम वहां डेरा डाले रही। इस दौरान जो मुझे महत्वपूर्ण चीजें नजर आई वो ये थी कि बीजेपी ने इस बार अपने मतदाता, जो उसका कोर वोटर था, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने नए पॉकेट को पकड़ने की कोशिश की, मसलन आदिवासी, मसलन दलित, मसलन वो वोटर जो कभी बीजेपी का था लेकिन राहुल लोधी को उम्मीदवार बनाने जाने से नाराज था। आप देखेंगे तो सारे समाजों की बैठक की बीजेपी ने। ये उसकी एक रणनीति रही। एज था कांग्रेस को, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस की जो रणनीति रही है, मुझे लगता है वो रणनीति वैसी नहीं बन पाई जैसी बननी चाहिए थी। मुकाबला बीजेपी बनाम अजय टंडन बन के रह गया था वहां। राहुल लोधी, आप बताइए, ऐसी कोई बड़ी सभा है, ऐसी कोई बड़ा नहीं, वहां राहुल लोधी जीतेंगे भी नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये बात सच है यदि ऐसा होता है तो। 100% आप मानिए। आप ये पहला मैंने ऐसा चुनाव देखा कि पार्टी आगे रही और उम्मीदवार बहुत पीछे, पीछे नहीं, बहुत पीछे जी। पार्टी ये डरती रही कि राहुल लोधी का चेहरा सामने ना आ जाए धोखे से। और इस रणनीति में बीजेपी सफल हुई है। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो आप ये मान के चलिए कि ये संगठन की जीत होगी, ना कि राहुल लोधी की। बिल्कुल। और अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस नहीं, अजय टंडन जीतेंगे और राहुल लोधी का जो दल बदल का माइनस पॉइंट था वो हारेगा। जी जी जी। उमेश शर्मा जी, आप सुन रहे थे, फिरोज सिद्दीकी जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये चुनाव हम जीत रहे। स्वाभाविक रूप से दावे सबके होते, आप भी कहेंगे वो भी कहेंगे, लेकिन क्या आधार क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम दिनों में जो तैयारियां की, मैं भी 4-5 बार वहां उस सीट पर गया, अलग अलग लोगों से मुलाकात की, बातें की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने पकड़ ज्यादा बनाई थी, क्योंकि शहरी क्षेत्र को आप समझ भी रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको आप और हम बेहतर समझ रहे हैं, बात करना उचित नहीं है, लेकिन क्या ये जो रणनीति है ये काम आ जाएगी? मनोज जी, फिरोज भाई की बातें तो ठीक है। मैं चूंकि राजनीतिक मित्र हैं, अन्य राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, तो सामान्य रूप से उनका बात करने का लहजा वैसा ही होता है जो भिन्न दलों के प्रति होना चाहिए। संदीप जी की बातें मुझे बहुत विश्लेषणात्मक लगी है और उन्होंने, मुझे लगा कि बहुत सारी तार्किक बातें की है और जो सत्य के निकट भी है। मनोज जी, अंततः होता यह है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ता है, और सारी रणनीतियों का निर्णायक बिंदु जो होता है वो अंततः मतदाता होता है। दोनों ही दलों के लिए दांव पर लगाने वाली बात यह होती है कि हम मतदाता को अपनी बात में कितना विश्वास में ले पाते हैं, या हम मतदाता का कितना विश्वास अर्जित कर पाते हैं। जो पौराणिक जी ने कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी कठिनाइयां भारतीय जनता पार्टी के समक्ष थी और लगभग कुछ कठिनाइयां कांग्रेस पार्टी के समक्ष भी थी। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस बात का माइलेज ले रही थी कि राहुल गांधी जी चूंकि अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता होता है
या भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात को लेकर असमंजस में दिखा था। पर अंततः जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अपनी कार्य पद्धति है कि हम अपने लोगों को इस बात में सहमत कराने में तैयार हो जाते हैं कि अंततः जनहित में इस प्रकार का निर्णय लेना आवश्यक था। और मुझे लग रहा है कि इस बात पे हम सफल भी हुए हैं। और जहां तक फिरोज भाई का प्रश्न था कि जयंत मलैया जी ने इस चुनाव से दूरी बनाई, मुझे लगता है कि परम पूज्य गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे। उन्होंने कहा था कि एक बार जिसने ध्वज प्रणाम कर लिया है वो जीवन भर स्वयं सेवक रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो एक बार बन गया ना मनोज जी, वो पार्टी से विलग हो जाएगा पर फिर भी भीतर उसके भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता होगा वो कभी भारतीय जनता पार्टी का हित आक्रोश में, आवेश में, क्रोध में, नाराजगी के बावजूद भी नहीं करता है। वो दिखाई देता है पर होता नहीं है। तो आप ये विश्वास मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्य पद्धति से चुनाव लड़ा है, जो माननीय पौराणिक जी कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने 8-10 दिन वहां डेरा डाला, तो उसका कारण ये था कि कोई अन्य विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं था, केवल एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव था। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास पर्याप्त समय था और उस पर्याप्त समय का राजनीतिक उपयोग उन्होंने दमोह में करा। अगर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार के चुनाव हो रहे होते तो आप देखते कि प्रदेश अध्यक्ष जी या भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रांत के जो और अधिकारीगण हैं उनको भिन्न भिन्न जगह पर दायित्व मिलता, वो भिन्न भिन्न जगह समय देते। पर चूंकि चुनाव ही एक विधानसभा सीट पे था इसलिए अधिकतम समय वहां दिया गया है। और मुझे लग रहा है मनोज जी, मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि ये ठीक है कि राहुल लोधी जी को लेकर शुरुआती दौर में जो थोड़ा सा असमंजस बना था वो हर एक चुनाव में बनता है। आप देखेंगे बहुत सारी लोकसभा सीटों पर भी बना है कि जब बाहर से हम किसी प्रत्याशी को लोकसभा सीट पर भेजते हैं तो प्रारंभिक आक्रोश दिखाई देता है, या अन्य विधानसभा क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार के रूप में जाता है तो शुरुआती दौर में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुतले तक जला दिए जाते हैं। पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्य पद्धति है, हमारी संगठन की रणनीति के तहत वो असंतोष को हम लोग नियंत्रित कर लेते हैं और लगभग यही दमोह में भी हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत मतदाता है उस परंपरागत मतदाता को हमने भारतीय जनता पार्टी से विलग नहीं होने दिया, ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। और जो आखिरी बात पौराणिक जी ने कहा था कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में पैड बनाई है, खासकर वनवासी बंधुओं का जो एक वोट बैंक हुआ करता था जिसके बारे में एक मान्यता ऐसी थी कि उसका स्वाभाविक रुझान कांग्रेस के प्रति होता है। तो इस बार हमने वहां पर भी मुझे लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण निर्माण करने में सफलता प्राप्त करी। जी फिरोज सिद्दीकी जी, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्यान ज्यादा रहा। शहरी क्षेत्र में हम भी जब बात लोगों से कर रहे थे तो राहुल लोधी के चेहरे से कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल सच है, आपने ये इस बात को मैं मानूंगा और खुद देखा भी है कि वो दूर हटना चाह रहे थे, एक अच्छा भाव नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को अच्छी तरह समझा है तो शहर को छोड़कर गांव की तरफ चली गई। शहर में भी ध्यान रहा क्योंकि स्थान तो वही था जहां बीडी शर्मा रुके हुए थे, वो दमोह के शहर में ही रुके हुए थे, तमाम बीजेपी के नेता वहां रुके हुए थे। तो क्या ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी के काम आएगी? रणनीति कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी की, जो था वो प्रशासन था वहां। हकीकत ये है, अगर मीडिया पूरा खड़ा था और एक टीआई गाड़ी में बैठ के गाड़ी को 30 किलोमीटर बाहर निकाल रहा था तो प्रशासन खड़ा था वहां। जो काम किया सब प्रशासन ने किया। जो पौराणिक जी कह रहे हैं उनको वो एक चीज बोलना भूल गए या नहीं बोलना चाहते होंगे, जो काम कर रहा था वहां सिर्फ प्रशासन कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव तो जहां भी होता है इस तरह के आरोप भी होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मेरी आगे की लाइन सुनिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका लाभ भी सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। देखिए, जनता का रुझान होता है सत्ताधारी दल की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां भी उपचुनाव होते हैं लोग मानते हैं कि क्यों ना सत्ता के साथ वोट दिया जाए ताकि काम हो हमारे, ये सही है। लेकिन जो हालात वहां दमोह में अजय टंडन जी और कांग्रेस पार्टी ने खड़े कर दिए थे वो आखिरी दिन सामने देखने को मिले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि अगर हमारा कार्यकर्ता जो प्रशासन की गड़बड़ी है उनको नाकाम करने में कामयाब हो गया तो कांग्रेस की जीत 100% है। और यदि हमारी कार्यकर्ताओं की वहां कहीं इस तरीके की कोई कमी आई तो हमको दिक्कत में आ सकते हैं। अन्यथा जो जनता का रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में था। लोग जो थे वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे थे और आखिरी के 3 दिन में तो वहां कोरोना का माहौल छा गया था पूरे दमोह में। लोगों में कोरोना को लेके एक डर पैदा हो गया था और उसका
जो अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सजग होती तो कम से कम वो पोलिंग करा ले जाती अपनी 70 से 75% तक। लेकिन वो 70 से 75% पोलिंग ही नहीं हुई, वहाँ 60% के आसपास पोलिंग होके रह गई। और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो मुश्किल से 10% का पोलिंग डिफरेंस है। तो गांव वाले तो ज्यादा वोट कर ही देते हैं हमेशा, नहीं तो वह भारतीय जनता पार्टी अपना वो कैडर को बाहर निकालती तो बहुत लंबी पोलिंग होती वहां। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर बाहर नहीं था, अकेला कांग्रेस का कैडर था, इसलिए जो पोलिंग है वो 70-60% के आसपास रह गई। तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाता। संदीप पुराणिक जी, यही सवाल है कि कोरोना बीच में आया, ये बात सच है, अंतिम 3 दिनों में कोरोना वहां दिखाई भी दिया और आप भी गए होंगे, हम भी गए थे, तो चर्चा का विषय बन गया था कि कोरोना को लेकर जो स्थितियां आगे निर्मित होने वाली अब दिखाई भी दे रही है वहां पर दमोह में और बाकी अन्य जगह भी। हालांकि वहां का प्रतिशत उतना नहीं बढ़ा जितना उम्मीद कर रहे थे कि एकदम कोरोना वहां विस्फोट हो जाएगा, वो तमाम तरह की चीजें नहीं दिखी है, लेकिन फिर भी उसने अपना कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा होगा इस चुनाव में। मनोज जी, बात बिल्कुल सही है कि कोरोना वहां पे चुनाव के 2-3 दिन पहले बहुत तेजी से बढ़ा था और आप देखेंगे तो वहां के तमाम बड़े नेता उसकी चपेट में भी आए, कार्यकर्ता भी चपेट में आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन ये बात मुझे जो नजर आया, कांग्रेस जनता के बीच ये बैठाने में सफल नहीं हो पाई कि ये जो कोरोना बढ़ रहा है इसके लिए चुनाव जिम्मेदार है, कोरोना ये बढ़ रहा है इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, कोरोना ये जो बढ़ रहा है इसके लिए सरकार के जिम्मेदार है, सरकार को बेहतर इंतजाम करने चाहिए, दूसरी चीज करनी चाहिए। कांग्रेस चुनाव लड़ी, ये बात सही है, अजय टंडन पूरी ताकत से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस वैसी लड़ती नजर नहीं आई। मैं आपको कहूं बीजेपी में उम्मीदवार बहुत पीछे रहा, पार्टी आगे रही। अगर संगठन वहां पे पूरी ताकत से चुनाव लड़ता, ये बात सही है कि उसने बड़े नेता डिप्यूट किए थे, चाहे ब्रजेंद्र सिंह राठौर हो, कमलनाथ जी के भी दौरे हुए, अजय सिंह भी गए, दिग्विजय सिंह भी, सब गए, लेकिन वहां जो कैंप है, कैंप बड़े नेता का नहीं हुआ वहां पे। और दूसरा एक पक्ष है जिस पर ना फिरोज जी ने कहा और ना उमेश जी ने कहा, बीजेपी ने एक बड़ी घोषणा की वहां मेडिकल कॉलेज। वो मेडिकल कॉलेज खुलता या नहीं खुलता एक अलग मसला है आगे। लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि अगर मान लीजिए राहुल लोधी हार गया तो ऐसा ना हो मेडिकल कॉलेज छिन जाए, और राहुल लोधी अगर हार भी जाता है तो सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो 5% से 8% का वोटर जो ये सोचता है, ये बड़ा निर्णायक होता है मनोज जी चुनाव में। जी जो उपचुनाव हुए थे 28 स्थानों के, उन 28 में से करीब करीब मैं 20 स्थानों पे गया था। अंत में जाके मतदाता का यही सवाल खत्म होता था, क्या भाई साहब हमारे यहां से एक उम्मीदवार के जीतने से सरकार गिर जाएगी? ये जो एक सवाल था, उसका जवाब कांग्रेस को तैयार करना चाहिए और हमेशा ये बताना चाहिए कि भले एक सीट हारे, लेकिन मनोबल कांग्रेस का बढ़ेगा और जनता के लिए कांग्रेस बेहतर लड़ाई लड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस वो चीज नहीं कर पा रही है जो करने की जरूरत थी, चाहे दीगर स्थान हो या दमोह हो। ठीक है, उमेश शर्मा जी, यही सवाल है। एक तो 59% के आसपास वहां पर वोट पड़े हैं, पिछली बार 72 हुआ था यदि हम 2018 को देखें। ये जो कम परसेंटेज हुआ है इसमें, और भारतीय जनता पार्टी इस रूप में जानी भी जाती कि लोगों से घरों को निकालना, घरों से ले जाकर मतदान के अंत तक पहुंचा देना, इसमें माहिर है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके पास एक टीम वर्क होता है। तो क्या यही रणनीति आपको उस चुनाव के नजदीक यानी जीत के नजदीक लेकर जाएगी? लेकिन कोरोना बीच में आ जाने से कुछ असर तो नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो मतदाता है, आपने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतदाता को निकालने में पारंगत है, और भारतीय जनता पार्टी की दक्षता इस बात में भी है, हमको इस बात का भी नैपुण्य है कि हम अपने मतदाता को पहचानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल मतदाता है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि कोरोना का एक भय व्याप्त हुआ था, तो उस दौरान जो हमारी आखिरी 2-3 दिन की रणनीति थी कि हमको वो मतदाता तो 100% बाहर निकालना है जो हमारा मतदाता है, और उसको कोरोना के भय से दूर करना है, उसके भीतर विश्वास की जागृति करना है। और जो मतदान प्रतिशत अवश्य कम रहा है मनोज जी, पर आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का जो मतदाता है उसको हम निकालने में कामयाब रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, फिरोज जी की बात से मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था। फिरोज जी ने दोनों तरह के सिक्के उछाल दिए थे, चट भी उछाल दी, पट भी उछाल दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के अनुकूल परिणाम नहीं आता तो ये मानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो
प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर पाया और कांग्रेस के अनुकूल अगर परिणाम आ जाता तो ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रशासन को नियंत्रित कर दिया। तो कम से कम उन्होंने आज ही तैयारी कर ली है कमलनाथ जी को कल क्लीन चिट देने की। अपने नेता को क्लीन चिट देने का ये जो उतावलापन है, इसमें उन्होंने कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने हार का ठीकरा भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माथे पर फोड़ दिया जो आसन्न दिखाई दे रही है, और अगर जीत होती है तो फिर तो स्वाभाविक रूप से डंका बजाया जाएगा। चलिए फिरोज सिद्दीकी जी जवाब दे दीजिए चलते चलते। अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे बता दें कि हमारा संगठन नाकाम रहा और प्रशासन की दम पे हमने जीत हासिल की है, ये कैसे कह दें? सवाल ये है उमेश शर्मा, जीत हासिल की है आप कह रहे हैं? नहीं, वो कैसे कह दें? इसलिए अब मजबूरी है उनकी कि उनको इस तरीके की बात करना पड़ेगी। मैंने तो वास्तविकता जो थी वो सामने उजागर की। ये चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है वो तो पूरे देश में देख रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है, कई हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये तो सबके सामने है कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हमने फुटेज दिखा दिए तो भी वो कार्रवाई करने में असमर्थ रही। तो अब हम उसमें इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? हम चलिए चलते चलते मैं संदीप पौराणिक जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे ले लेता हूं। क्या ये माना जाए कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है और इसके जो भी परिणाम आएंगे, जिसके भी लिए जाए, मध्य प्रदेश की सियासत में उसका असर दिखाई देगा दूर तक? बिल्कुल सही बात करें मनोज जी। ये चुनाव उस दौर में हो रहा है जब आने वाले समय में 6-8 महीने जब भी आप कहें नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे, ये चुनाव ऊर्जा देगा राजनीतिक दल को। बीजेपी भले सत्ता में हो लेकिन मोरली वो डाउन होगी अगर हारती है तो। कांग्रेस भले विपक्ष में है, अगर वो जीतती है तो उसके कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए इसमें कि अगर वाकई में एक निरपेक्ष भाव से हम देखते हैं, जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है उम्मीदवार और सरकार के प्रति, तो मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ता है, और अगर सरकार के पक्ष में कहीं बात होती है तो प्रतिशत गिरता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर मान लीजिए प्रतिशत कम है और कांग्रेस जीत जाती है और बीजेपी हार जाती है तो ये बड़ा चमत्कार मानिए मध्य प्रदेश की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है दमोह का। दमोह की दंगल में सबने अपना मंगल करने का प्लान बनाया है। अब कौन जनता किसके पक्ष में जाएगी, क्या होगा, इस पर और कुछ घंटे का इंतजार रहेगा। लेकिन ये मानकर चलिएगा इस चुनाव के परिणाम आगे चलकर दूरगामी सियासत को एक अलग दिशा में लेकर जाएंगे, वो चाहे बीजेपी के भीतर हो या कांग्रेस के भीतर, क्योंकि बात कोरोना की होगी, बात तमाम तरह की चीज़ों की होंगी, और ये भी समझा जाएगा कि संगठन किसका मजबूत है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।